न्यूज़पेपर से जीएस कैसे तैयार करें, टॉपिक यही है। जो हमारे ग्रामीण परिवेश के छात्र हैं, जो इंग्लिश मीडियम नहीं कर रहे हैं, हिंदी मीडियम करते हैं, या उनके पास वो न्यूज़पेपर जैसे हिंदू, द हिंदू हो गया, टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, ये सब अवेलेबल नहीं है, ठीक है। उनके पास पेपर आता है प्रभात खबर, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, यही सब। देखो जीएस अगर तैयार करना है पेपर से, तो इन्हीं सब पेपर से कैसे तैयार करें, देखो पढ़ते कैसे हैं न्यूज़पेपर को और कैसे तैयार करते हैं। अभी एग्जाम हुआ बीपीएससी का, तो क्वेश्चन कैसे आया था, स्टेटमेंट दे देगा क्वेश्चन आया था, देखो कैसे बनता है स्टेटमेंट, ये समझने के लिए केवल इस टॉपिक को हम 2-4 टॉपिक दिखा रहे हैं आज के पेपर का। आज 3 अक्टूबर का पेपर है और उसमें कौन कौन सा पार्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, उस पर हम लोग बात करेंगे। जैसे कि पहला न्यूज जो तुम्हारा लिया गया है, वो 1 नंबर न्यूज हम यही ले रहे हैं कि बिहार में पिछड़े 63% से ज्यादा, मतलब क्या हुआ कि बिहार ने करवाया था जाति जनगणना, ठीक है, जाति गणना करवाया था और जाति गणना करवाकर उसका डाटा को उसने अपलोड कर दिया, मतलब पब्लिश कर दिया। अब हमको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे इस न्यूज को पढ़ना है ये समझना है। जैसे कि न्यूज को पढ़ोगे, आजादी के बाद पहली बार देश में किसी राज्य ने जातीय सर्वेक्षण के बाद आंकड़ा को सोमवार को जारी किया, मतलब एक तुमको स्टेटमेंट दे देगा। तो एक स्टेटमेंट ये हो गया कि बिहार जो है, ठीक है, बिहार जो है वो पहला राज्य है, वो पहला राज्य है जिसने जाति गणना करके, जाति गणना कर, ठीक है, डाटा को पब्लिश कर दिया, ठीक है, डाटा को पब्लिश कर दिया। तो ये हो गया आपका स्टेटमेंट नंबर 1। आपको 4 स्टेटमेंट दे देगा, बोलेगा बताओ कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है या कौन कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो ऐसे ही स्टेटमेंट बनता है। तो पहला तो ये हो गया, ठीक है। बिहार के पहले देखो यहां पे दिया हुआ है कर्नाटक, तेलंगाना और उड़ीसा, यानी कि एक स्टेटमेंट ये भी रहेगा कि 3 स्टेट का नाम यहां पर है, ठीक है। 2 नंबर पॉइंट लिख सकते हैं कि तेलंगाना, उड़ीसा, ठीक है, और एक स्टेट जो है वो है कर्नाटक। तो यहां से बना तुम्हारा स्टेटमेंट नंबर 2 कि कर्नाटक, ये 3 वैसे राज्य हैं जिन्होंने जाति गणना करवाई थी बट वो डाटा को पब्लिश नहीं किए। तो एग्जाम में क्वेश्चन घुमा कर पूछेगा कि कौन सा राज्य है जो पहली बार जाति गणना पूरी करके रिजल्ट को पब्लिश किया, तो वो बिहार हो जाएगा। लेकिन अगर पूछेगा कि बिहार की सबसे पहले जाति की गणना किसने करवाई, तो वहां पर आपके पास 3 नाम है, तेलंगाना भी है, उड़ीसा भी है और कर्नाटका भी है। तो न्यूज़पेपर में सारा न्यूज तुम्हारे पास दिया हुआ, जो लिखा हुआ है पहले उसी को एनालिसिस करते हैं, फिर बताएंगे कि इसमें आगे आप अपना कैसे पॉइंट को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन लिखता है कि वे रिपोर्ट जारी नहीं कर सके। बिहार में भी जाति गणना कराने के राह में कई चुनौतियां आई, अदालत में गया, ये वो, ठीक है। आंकड़ा, उसके बाद आंकड़ा दे दिया, ठीक है। आंकड़ा पे बात करेंगे बाद में, पहले ये देख लो। अगर हम बात करें कि स्वतंत्र भारत में, ठीक है, पॉइंट नंबर 3, स्वतंत्र भारत में ये पहली बार हुआ है, जिसमें स्वतंत्र भारत में ये पहली बार हुआ है, ऐसा लिखा जा रहा है। तो यहां पर एक क्वेश्चन और बनता है कि क्या जब भारत गुलाम था, जब भारत पर अंग्रेजों का शासन था, तब ऐसा कभी हुआ था क्या? तो आप देखोगे वहां पर एक डेटा आएगा 1931 में, 1931 में एक बार जातीय गणना हुई थी, ठीक है। तो स्वतंत्र भारत में पहली बार, भारत में दूसरी बार, ये स्टेटमेंट यहां से आपको मिलेगा, ठीक है। अब डेटा पे आओ, इस डेटा को कम से कम अपने कॉपी में नोट कर लोगे, पेपर सबके पास होगा ही, इस डेटा को नोट कर लो, इसको अच्छे से पढ़ लो। एक बार पढ़ना कैसे कैसे है, देखो सबसे अधिक क्षेत्र किसका जा रहा है, सबसे अधिक क्षेत्र जा रहा है तुम्हारे पास अत्यंत पिछड़ा वर्ग 36.01%। तो इस डेटा को डायरेक्ट भी एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। पिछड़ा वर्ग कितना आया, तो 27.12, तो ये है अत्यंत, यानी कि ईबीसी के कैटेगरी में मिला, ये मिला आपको बीसी के कैटेगरी में, एससी में मिला 19.65 और अनारक्षित जो जनरल कहलाता है उसमें कितना मिला 15.12 और अनुसूचित जनजाति में 1। तो ये एक रफ डेटा पहले तो बनाकर रख लो अपने पास कि किसमें कितना परसेंटेज में आया। धर्म की बात किया गया तो हिंदू 81.99%, मुस्लिम 17.70% और अन्य में आ रहे हैं 0.292%। तो ये डेटा जो पब्लिश हुआ इसको नोट करके रख लो। पॉइंट क्या क्या बन सकता है, बिहार पहला राज्य है जो जातिगत गणना करके उसको रिजल्ट को पब्लिश कर दिया। तेलंगाना, उड़ीसा, कर्नाटका ऐसे राज्य थे जिन्होंने जाति गणना करवाई थी बट रिजल्ट पब्लिश नहीं किया। स्वतंत्र भारत में पहली बार हुआ। अगर भारत के इतिहास में देखेंगे तो 1931 में ऑलरेडी ये एक बार हो चुका है, ठीक है। अब ये
एक न्यूज से स्टेटमेंट बना, अगर स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछना होगा तो ऐसे पूछेगा, अगर डेटा वाइज पूछना होगा तो डेटा है आपके पास, डेटा में पूछ सकता है जाति की, मतलब ओबीसी ईबीसी का परसेंटेज से। एक बार इस फिगर को पढ़ लोगे, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में कितना आया, इसमें कितना आया, टोटल आबादी कितनी आई, 13 करोड़ आबादी आ गई हमारी, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको इस न्यूज को अगर तैयार करना चाहेंगे तो अब बीपीएससी जब क्वेश्चन पूछती है तो वहां पर डेट भी बहुत पूछती है, तो तुमको इस पर डेट पॉइंट आउट करना पड़ेगा कि मेरा डेट कब है। जैसे कि प्रथम चरण यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है, कि प्रथम चरण की जो शुरुआत थी वो थी 7 जनवरी 2023, तो ये डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो डेट याद रखोगे कि 7 जनवरी 2023 में प्रथम चरण की गणना शुरू हुई, ठीक है, जिसको 31 जनवरी तक पूरा किया गया। दूसरा चरण 15 अप्रैल से 15 मई चलना था, लेकिन हाईकोर्ट का रोक लग गया था, तो उसके बाद यह मामला जो है 1 अगस्त से स्टार्ट हुआ और 24 दिन में पूरी गणना कर दी गई। तो चूंकि एग्जाम में डेट भी पूछ देता है स्टेटमेंट में, बताओ किस डेट से शुरू हुआ या किस डेट को खत्म हुआ या किस डेट को पब्लिश किया गया, पब्लिश किस डेट को किया गया, 2 अक्टूबर को किया गया था। तो इस प्रकार से तुम्हारा न्यूज ये जो है ये आप अपने कॉपी पर बनाते चले जाओगे, और जब 2 महीने 3 महीने 4 महीने के बाद जब अपने कॉपी को पलटोगे तो आपके पास एक अच्छा करंट अफेयर जमा रहेगा, जिसके लिए आपको किसी मैगजीन और किसी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये आपका खुद का बनाया हुआ करंट अफेयर होगा जो आप जल्दी भूलेंगे भी नहीं, क्योंकि आप पढ़े भी हैं, नोट भी किए हैं और वो आपको याद भी रह जाएगा। अब देखो एशियन गेम्स चल रहा है, ठीक है, तो एग्जाम में हमेशा एशियन गेम्स ओलंपिक से क्वेश्चन हमेशा दिखता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है ना कि हम लोग पढ़ते हैं एग्जाम के टाइम में या हम लोग पढ़ते हैं मैगजीन में न्यूज आता है 1 महीने के बाद, लेकिन पेपर से अगर पढ़ते तो डेली वो न्यूज डेली आपके पास रिपीट होगा। डेली मतलब क्या हुआ कि कोई गेम के बारे में, जैसे मान लो ये चल रहा है, ये चलेगा आपका 8 अक्टूबर तक, तो 8 अक्टूबर तक डेली ये पेपर में आता रहेगा। डेली आप इसको एक राउंड देखोगे तो आपको बहुत सारा नाम याद हो जाएगा यहीं पर, तो इसके लिए आपको किसी मैगजीन की आवश्यकता फिर नहीं पड़ेगी, ठीक है। और डेली का जो अपडेट अगर उसको नोट करते चले जाओगे तो आपके पास एक अच्छा खासा नोट्स भी बन के रह जाएगा। अब देखो जैसे एशियन गेम्स है, इसको कैसे पढ़ेंगे। एशियन गेम्स आया तो सबसे पहला काम क्या रहेगा कि एशियन गेम्स का इतिहास पकड़ लो पहले, कि एशियन गेम्स स्टार्ट कब से हुआ। सबसे पहला क्वेश्चन यहां पर है, आप कमेंट सेक्शन में लिख भी सकते हो अगर आपको जवाब पता है, ये स्टार्ट कब से हुआ, ठीक है। तो सबसे पहला है कि स्टार्ट का ईयर देख लो, स्टार्ट कब से हुआ, ये पहला क्वेश्चन नेट पर सर्च करो मिलेगा, ठीक है। इंटरेस्टिंग पॉइंट बता देते हैं तुमको इसी में कि पहला जब स्टार्ट हुआ था तो इसकी जो मेजबानी जो थी वो भारत के द्वारा की गई थी, ठीक है। ये एक पॉइंट है, ये एक स्टेटमेंट इसलिए बता रहे हैं क्योंकि एशियन गेम्स को लेके क्वेश्चन पूछेगा और उसमें एक 4 स्टेटमेंट दे देंगे, उसमें एक स्टेटमेंट यही लिख देगा। तो आप बोले जा हमको तो ये पता नहीं है, हम कौन जीता वो रट के आए थे, कौन हारा वो रट के आए, कौन ने कितना मेडल जीता ये रट रहे, और कब हुआ ये हमको पता ही नहीं। न्यूज़पेपर जब पढ़ते हैं तो उसको पढ़ने का तरीका ही यही रहता है कि सबसे पहले हम एशियन गेम्स पढ़ रहे हैं तो पहले उसके बैकग्राउंड पे चले जाएंगे, तो बैकग्राउंड में सर्च कर लो, ठीक है। अभी जो हो रहा है एशियन गेम, देखो यहां पे लिखा हुआ है 2023 झांगझोउ, ठीक है, हांगझोउ। तो हांगझोउ जो है वो कौन से देश में है, तो तुमको मालूम पड़ेगा वो चाइना में है, यानी चाइना होस्ट कर रहा है, ये उस शहर का नाम है। तो अब इसके जस्ट बाद जब होगा, यानी कि ये होता कब है, जब तुम देखोगे तब तुमको मिलेगा कि ये गेम जो है हर 4 साल पर होता है, ठीक है, हर 4 साल पर हो रहा है, यानी 23 में हुआ तो 27 में फिर होगा 4 साल के बाद। तो 27 में अगर होगा तो कौन से देश में होगा, एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर आता है कि अगला एशियन गेम कहां खेला जाएगा। तो देखना अगला गेम तुमको मिलेगा जापान में। अब जैसे यहां पर हांगझोउ का नाम दिया हुआ है, ठीक है, हांगझोउ का नाम दिया हुआ है, तो यहां पे खोजो यहां पे कौन सा शहर जापान का होगा जो इसको होस्ट करेगा। ये तुम्हारा हो गया, इसका बेसिक चीज हो गया, ठीक है। पहला बार कब हुआ, ये कौन सा एडिशन है, किस शहर में हो रहा है, अगला किस शहर में होगा, ये नॉर्मल बातें हैं, ये आप बना के एक बार ऊपर में लिख के रख दो। अब इसमें क्या क्या करना है, जैसे कि एग्जांपल देखो, जैसे एग्जांपल में लेंगे हम, पहला एग्जांपल लेंगे, जैसे पहला न्यूज यहां पर है स्टीपल चेज, पारुल चौधरी को रजत पदक। अब यहां पर ये नाम आदमी भूल जाता है, ठीक है, ये नाम ही भूल जाता है। तो जब लिखना शुरू करो कॉपी में, सबसे पहले लिखो पारुल चौधरी, सबसे पहला नाम, क्योंकि भूलोगे इसी नाम को, तो पारुल चौधरी लिख दो, ठीक है। इसके बाद लिखो किस गेम में, तो स्टीपल चेज में, और अगला लाइन लिखो क्या जीती, तो यहां पर जीती है इसने सिल्वर, तो यहां पर लिख दो सिल्वर।
ये अब जब भी पारुल चौधरी दिमाग में आएगा, जब पहला वर्ड जब पढ़ोगे ना, जब किताब पन्ना पलटते हैं हम लोग तो पहला वर्ड पढ़ते हैं, तो पहला वर्ड तुमको मिलेगा पारुल चौधरी, तो तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए स्टीपल चेज था, अगला दिमाग में आना चाहिए था सिल्वर था। वैसे ही अगला नाम है प्रीति, तो प्रीति का नाम लिख दो अगला, ठीक है, फिर से स्टीपल चेज और फिर से लिख दो आपकी यहां पर ब्रॉन्ज। तो ये लिखने का तरीका है कि कैसे इसको नोट डाउन करोगे। ये एक ऐसा खेल है जो भारत में ज्यादा प्रसिद्ध है नहीं। जैसे हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग हॉकी बहुत देख लिए, क्रिकेट देख लिए, फुटबॉल देख लिए, यही देख, स्टीपल चेज नहीं है प्रसिद्ध, इसीलिए हम भूलेंगे इसको, ठीक है। जो चीज हमारे लिए डेली यूज में आने वाला है वो हमको याद रह जाता है, लेकिन जो कभी कभी आया वो याद नहीं रहता है। तो यहां पर ये आपको याद नहीं रहेगा, ये नाम आपको याद नहीं है। सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, ये याद रहता है, क्यों? क्योंकि हम लोग क्रिकेट से यूज टू हो चुके हैं, बट पारुल चौधरी याद नहीं रहेगा। तो इसको और इसको पहले लिखो। ये फिर पता है आपको ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, तो ये आपको उतना याद करने की जरूरत नहीं है कि सिल्वर होगा या गोल्ड, ये तो अगला चीज है। लेकिन जो हम भूलेंगे सबसे पहले, उसको सबसे पहले पॉइंट आउट करो, ठीक है। तो एक खेल हमको ये मिला, तो इसको अब ये अगर आज नोट कर लिए, कल पेपर फिर पलटोगे, फिर कोई दूसरा राउंड चल रहा हो तो उसमें तुमको ये नाम या तुमको इसमें कोई और नाम मिलेगा, ऐड करते चले जाइए उसी कॉलम में, ठीक है। अगला जैसे देखेंगे कि सुतीर्था अहिका युगल ने तीसरे स्थान पर, तो कौन से गेम में तीसरे स्थान पर? तो तुमको मिलेगा टेबल टेनिस में। अब टेबल टेनिस भी हमारे यहां उतना प्रचलित है नहीं, तो नाम यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, सुतीर्था अहिका, ठीक है। तो अगला जो नोट करोगे वो करोगे ऐड पहले सुतीर्था, क्योंकि ये आप भूलोगे, और अहिका, ठीक है। और इसके बगल में लिख दो टेबल टेनिस, टेबल टेनिस हमने लिख दिया। अब हमको यहां पर देखना है ये तीसरे स्थान पर पहुंची, ठीक है। और जब तीसरे स्थान पर पहुंची है तो इसको कांस्य पदक से यानी ब्रॉन्ज मेडल से संतोष करना पड़ा, यानी यहां पर हम डाल दिए ये जीता क्या, ब्रॉन्ज जीता, ठीक है। हमारा पॉइंट तैयार हो गया, ठीक है। इस तरीके से जैसे श्रीकांत जीते सात्विक चिराग युगल दूसरे राउंड में, अब श्रीकांत जीत गए, किसमें जीते भाई? तो बैडमिंटन में जीते। तो ये सारे वो खेल हैं जो इस तरह के इवेंट्स में खेले जाते हैं। और प्रॉब्लम क्या है हम लोग का कि एग्जामिनेशन में इसी प्रकार के खेलों से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, जिसको हम लोग इग्नोर करते हैं डेली पेपर में, और लास्ट टाइम में हम लोग मैगजीन में बैठ के पूरा साल का रटते रहते हैं। और बेस्ट बात है, ये रटोगे दिमाग से हट जाएगा, एग्जामिनेशन में कंफ्यूजन पैदा करेगा। उससे बढ़िया है कि डेली उसका अपडेट लेते रहो, डेली उसके अपडेट को नोट डाउन करते रहो। जब डेली का अपडेट नोट डाउन करते रहोगे, बार बार चीजें तुम्हारे सामने आएंगी, तो वो ऑटोमेटिक तुमको याद हो जाएगी, तुमको याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इसी में अगर हम एक और न्यूज को देखें तो यहां पर है रोलर स्पोर्ट्स में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन, 2 कांस्य पदक हासिल। अब रोलर स्पोर्ट्स क्या है ये भी नहीं पता है। रोलर स्पोर्ट्स ये स्केटिंग है, ठीक है। तो स्केटिंग नॉर्मली बिहार में तो नहीं खेलते हुए तुमको दिखेगा, ज्यादा दिखेगा। तो यहां पर प्रॉब्लम क्या है कि इस तरह के खेल हमको पेपर में या न्यूज़पेपर में या मैगजीन में ही दिखते हैं, और उसके बाद हम लोग उसको रटने की कोशिश करते हैं, तो रटेंगे तो भूलेंगे, ठीक है। अब इसमें नाम देखो, भारतीय रोलर स्केट्स ने एशियाई खेल में सोमवार को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। अब नाम आ रहा है इसमें, कार्तिका जगदीश्वरन, हिरल साधु, ठीक है, हिरल साधु, आरती कस्तूरीराज, ऐसे 3 नाम दे देगा, बोले बताओ ये किस खेल से संबंधित है। अब हम लोग सोचते रह जाए, इतना प्लेयर दुनिया में है, किसका नाम याद रखेंगे? नहीं याद रहेगा, नहीं, ये नाम इंपॉर्टेंट हो गया यहां पर। तो ये नाम को यहां पर ना अपने कॉपी में नोट कर लो, पहले नोट कर लो कार्तिका, ठीक है, 1 नंबर, 2 नंबर नोट कर लिए हम लोग हिरल साधु, 3 नंबर नोट कर लिए आरती। अब यहां पर लिख दो ये सब तीनों जो हैं वो किस प्रकार के खेल से संबंधित है। तो तुमको यहां मिलेगा ये जो है ये अपना रोलर स्केटर्स के खेल में इन्होंने जीता। अब इंपॉर्टेंट क्या है, देखो जीता तो ब्रॉन्ज, चलो ठीक है, लेकिन यह है कि देश का इस इवेंट में पहला मेडल है, ठीक है। आज तक भारत इस इवेंट में कोई मेडल नहीं जीता था, अब भारत इस इवेंट में मेडल जीता, ये इंपॉर्टेंट हो गया। यानी हम अगर कहें तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है एशियन गेम से। अगर एशियन गेम से क्वेश्चन आएगा तो इस सेक्शन से क्वेश्चन आएगा, क्योंकि ये भारत का पहला मेडल है, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। उसके बाद उसी प्रकार से लड़का के में भी तीसरा रोलर पदक है, पुरुष की ओर से आनंद कुमार, वेल कुमार, सिद्धांत कांबल और विक्रम ईगर की तिकड़ी ने जोड़ा, ठीक है। तो यहां पर मिल रहा है नाम, तो नाम को नोट करो और यहां पर कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है वो डाल दो, तो ये होगा तुम्हारा तैयार। अब कल पेपर जब फिर पलटोगे फिर तुमको नया कुछ मिलेगा, तुमको इससे कुछ अपडेट मिलेगा, तो तुम अरे ये तो कल पढ़े थे, तो याद रहेगा, ठीक है। और इस तरह के गेम जब अचानक से लास्ट टाइम में तुमको देखने को मिलेगा तो तुम हड़बड़ाओगे नहीं। अगला जो न्यूज है वो था फ्रंट पेज पर
कोरोना का टीका बनाने वाले चिकित्सक को नोबेल पुरस्कार। अब एक तो सबसे पहले यहां पर नोबेल प्राइज आ गया, तो नोबेल प्राइज का सबसे पहले हिस्ट्री पता कर लो, नोबेल प्राइज का हिस्ट्री पता कर लो, थोड़ा सा नोट डाउन करके अपने पेज पर डाल दो, लिख लो। अब इसमें क्या हुआ, चिकित्सा का, यानी कि पहले यहां पर आ गया नोबेल पुरस्कार का हिस्ट्री, फिर आ जाएगा सब्जेक्ट कि कौन कौन से एरिया में नोबेल पुरस्कार मिलता है, यहां पर सब्जेक्टों का एक लिस्ट बना लो, काम देगा। अब करंट अफेयर में क्या है कि चिकित्सा में मिला है किसको, जिन्होंने कोरोना का टीका बनाया था। नाम आया दो नाम आया, देखो पहला नाम जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है कैटलिन कैरिको और दूसरा नाम दिया हुआ है हू विजमैन। अब इसको अगर थोड़ा सा पढ़ लोगे तो तुम्हारा काम चल जाएगा। जैसे क्या दिया, mRNA तकनीक में, यानी कि ये जो टीका बनाई वो बनाई थी mRNA। अगर याद करो अभी बीपीएससी का एग्जाम हुआ है संडे को, उसमें mRNA का फुल फॉर्म पूछा गया था। अब लगेगा लोग ये कहां से, ये सब करंट अफेयर आता है, सब क्वेश्चन करंट अफेयर से ही आता है, पेपर में कहीं ना कहीं वो रहता है, हम लोग इग्नोर कर देते हैं। अब बाद में वहां पर एग्जामिनेशन सेंटर में कंफ्यूज होते रहते हैं कि यार इसका आंसर लगता है ये होगा, लगता है, और चूंकि नेगेटिव मार्किंग है तो तुम्हारे लगता का वो लगा लेता है अलग मतलब। इसीलिए बचने के लिए पढ़ा करो। mRNA तकनीक में कोशिकाओं में मौजूद डीएनए को मैसेंजर आरएनए में कन्वर्ट किया जा रहा है, यानी कि जो डीएनए है, ठीक है, उसको हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं mRNA में। तो ये भी पूछा था क्वेश्चन एग्जाम में कि किस प्रकार से टीका जो है वो यूज जो कर रहे हैं वो किस प्रकार से काम करता है। देखो तुमको काम यहां पर लिख के दे दिया, इसके जरिए कोशिकाओं को वायरस से लड़ने के लिए प्रोटीन बनाने का संदेश भेजा जाता है। मतलब क्या हुआ, mRNA बन गया, मैसेंजर आरएनए बन गया, वो मैसेज लेके गया अगले टिश्यू के पास कि भैया तुमको प्रोटीन बनाना है। क्योंकि क्यों प्रोटीन बनाना है, क्योंकि प्रोटीन बनेगा तो शरीर में जो लड़ने की क्षमता है वो बढ़ेगी। तो ये मैसेज पहुंचाने के लिए ये टीका यहां पर काम कर रहा है, ठीक है। अब ये मिल गया हमको, इसका बेसिक चीज मिल गया, इम्यून सिस्टम मजबूत होता है, एंटीबॉडी बनती है। कैटलिन 90 के दशक फॉर्मूले पर किसी काम कर रही थी। 1955 में हंगरी में इनका जन्म हुआ। तो क्वेश्चन ये पूछेगा आपसे कि जो कैटरीन कैरिको है ये किस देश की निवासी थी। यहां पर तुमको मिल भी रहा है कि हंगरी में उनका जन्म हुआ था, ये तुमको मिल गया। फिर आएगा ये कौन से कंपनी के लिए बनाई थी, यहां तो लिखा हुआ भी है BioNTech, ठीक है, BioNTech कंपनी थी। तो अब पूछेगा कि बताओ जो ये टीका बना mRNA वाला, वो टीका कौन सी कंपनी ने बनाया, तो तुमको वहां पे वो भी नाम मिल रहा है। तो एक बार पढ़े तुम्हारे पास ढेर सारा, यहां पे तुम देखोगे तो क्वेश्चन पूछने का ऑप्शन तुमको दिख रहा होगा। तुमको जब गौर से पढ़ोगे तुमको ये समझ में आने लगेगा कि इस न्यूज से क्या पूछा जा सकता है, तो उसका क्वेश्चन का आंसर तुम तैयार करना शुरू कर दोगे। और एग्जामिनेशन में तुमको समझ में आएगा कि करंट अफेयर से आसान कुछ नहीं पड़ रहा है, ठीक है। दूसरा नाम जो था वो था हू विजमैन अर्थशास्त्री है, ठीक है। mRNA तकनीक पर शोध करने के लिए पहली बार फंडिंग की, अब बाद में इस तकनीक पर काम किया। 2005 में हू विजमैन ने अध्ययन दावा किया था कि आरएनए में बदलाव करके इम्यूनिटी को बढ़ाया था। ये पहले 2005 में ये दावा कर चुके थे। और इस प्रकार से ये देखोगे ये पैन इंस्टीट्यूट ऑफ आरएनए यूनिवर्सिटी का डायरेक्टर, यानी ये कौन से कंपनी के हैं, तो पैन इंस्टीट्यूट के हैं। तो दो नाम मिल गया, दो व्यक्ति का नाम मिल गया, उनके विषय में जानकारी मिल गई, वो क्या बनाए ये जानकारी मिल गई, जो बनाए वो काम कैसे करता है ये जानकारी मिल गई। तो न्यूज़पेपर को इस तरीके से पढ़ो कि तुमको ये समझ में आना शुरू हो जाए कि इस न्यूज से एग्जामिनर क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन बनना शुरू हो गया तो समझ लो कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो और करंट अफेयर के सेक्शन में आपको कभी परेशान होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो होप आपको समझ में आया होगा कि हाउ टू रीड न्यूज़पेपर को पढ़ते कैसे हैं, इसको अपने आने वाले एग्जाम के लिए कैसे तैयार करते हैं, अपने आने वाले एग्जाम के लिए किस प्रकार से जीके जीएस खींच के निकाला जाता है, ये आपको समझाने की कोशिश की गई। होप अच्छा लगा होगा वीडियो, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और कल हम फिर देखेंगे कल के पेपर में यानी 4 अक्टूबर के पेपर में हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या न्यूज आए हैं। थैंक यू।